इंग्लैंड 239 फॉर 6। साजिद खान जो दिन के शुरुआत में एक विलन थे, जब उन्होंने एक आसान सा रनआउट मिस किया था जैक क्रॉली का, वो डे एंड तक हीरो बन गए। वो स्पिनर बन गए जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह नजर आ रहा है कि वो फर्स्ट इनिंग्स में एक बड़ी लीड ले सकते हैं, कि ऐसे विकेट पे जो ब्रेक हो रहा है। मैंने आपको दिन के वीडियो में बताया था कि अगर इंग्लैंड 50 रन तक का लीड भी लेती है तो भी पाकिस्तान को लगेगा कि उन्होंने ठीक ठाक जॉब किया है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में इस पिच पे 200 से ऊपर कुछ भी चेस करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सेम पिच रीयूज हो रही है और ये पिच काफी ब्रेक कर रही है। इंग्लैंड जब बैटिंग कर रही थी और स्कोर था 210 पे 2 इन 41 ओवर्स और बेन डकेट ने अपना 100 पूरा किया था, तो ऐसा लगा कि इस पिच में अब कुछ भी जान नहीं है एंड इट्स अ रिपीट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में भी एक समय इंग्लैंड का स्कोर 250 पे 3 था और यहाँ 210 पे 2 था, तो ऐसा लगा कि इस पिच पे फिर से इंग्लैंड 600-700 रन बनाने वाली है। लेकिन सडनली, और ये मैं नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली पिच की गलती थी, एक पैनिक सिचुएशन हुई या इंग्लैंड कुछ ज्यादा ही फ्लैम्बॉयंट रह गए अपनी स्ट्रोक मेकिंग में, कि 3 ओवर के अंदर 4 विकेट गिर गए और सिर्फ 15 रन, और 210 पे 2 से 225 पे 6 हो गए। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रूट को कोई अनप्लेएबल बॉल नहीं मिली थी, जो रूट जो बड़े आराम से खेल रहे थे, 34 रन तक पहुंच चुके थे, एंड इट वाज लाइक अ रेगुलर डे एट ऑफिस फॉर जो रूट, वो बड़े आराम से रन बना रहे थे, कहीं स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। फिर वो एक स्लॉग स्वीप मारने गए और स्लॉग स्वीप से एक इनसाइड एज से वो बोल्ड हो गए। यहाँ पिच की कोई कह सकते हैं कि पिच से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगले ओवर में हैरी ब्रुक ने 2 बाउंड्री मारी और लगा कि फिर से ये उसी मूड में है। हैरी ब्रुक और बेन डकेट हंस भी रहे थे, एक दूसरे को हाई फाइव्स दे रहे थे और कह रहे थे कि मतलब जैसे बातचीत से ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक ए इजी थिंग। अगले ओवर में बेन डकेट आउट हुए, कैसे? फिफ्थ स्टंप बॉल पे ड्राइव मारते हुए। उसके पहले ओवर में भी वो वही शॉट खेल रहे थे और वो एज फर्स्ट स्लिप से थोड़ा वाइड गया था। इस बार फिर से वही शॉट और स्लिप के हाथ में। तो यहां पर भी पिच का कोई कमाल नहीं था। बेन डकेट ऐसी ही बैटिंग करते हैं और वो वैसी ही बैटिंग कर रहे थे। हालांकि वो सेंचुरी बना चुके थे तो एक तरीके से वो रिलैक्स्ड भी थे, लेकिन वो फोर्थ फिफ्थ स्टंप की बॉल को ड्राइव करते हैं और वहीं एज लगा, क्योंकि पिच में थोड़ा टर्न था, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट अवॉइडेबल थी। हैरी ब्रुक मेरे ख्याल से बैकफुट पे चले गए एक ऐसी बॉल पे जो वो फ्रंट फुट पे खेल सकते थे। वो बॉल थोड़ी शार्प टर्न की और वो बोल्ड हो गए। और फिर बेन स्टोक्स साहब, जो शायद काफी देर के बाद खेल रहे थे, उन्होंने एक बैट पैड पे कैच दे दिया। ये सडनली जो 4 विकेट्स गिरे तो फिर ऐसा लगने लगा कि ये पिच अनप्लेएबल हो गई है या ये बैट्समैन की गलती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद जेमी स्मिथ आए और ब्राइडन कार्स के साथ एक, आप कह सकते हो कि एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसमें रन तो कम बनाए, लेकिन आखिरी के 9 ओवर जिस पैनिक सिचुएशन में इंग्लैंड थी, 3 ओवर में 4 विकेट खोके, उन्होंने इंश्योर किया कि कोई और विकेट ना गिरे। ज्यादा रन नहीं जोड़े, उसके बाद 14 रन ही जोड़े, लेकिन एटलीस्ट एक थोड़ी कामनेस लाई उस ड्रेसिंग रूम में, जिन्हें लग रहा था कि हुआ क्या है, 210 पे 2 से क्या हम 240 250 पे ऑल आउट हो जाएंगे। इवेंचुअली डे एंड तक और कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान फिलहाल गेम में आगे है, लेकिन अभी बहुत बड़ी लीड नहीं है। 127 रन आगे है पाकिस्तान। इस पिच के हिसाब से ये काफी है, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड खेल सकता है, जैसे इंग्लैंड की टेल भी खेलती है, जैक लीच भी हैंग अराउंड कर सकते हैं। पॉट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं, और शोएब बशीर को बैटिंग नहीं आती, ये तो श्योर है। तो अगर ये थोड़ा बहुत पार्टनरशिप भी कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान के टोटल के करीब जा सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन बेन डकेट ने एक शानदार सेंचुरी बनाई, उनकी 4th टेस्ट सेंचुरी। जैक क्रॉली भी अच्छे मूड में लग रहे थे और काफी तेज खेल रहे थे। इन दोनों की पार्टनरशिप अगेन एट द टॉप ऐसी रही कि बिल्कुल इंग्लैंड के जो इनिशियल थोड़े से भी डाउट्स थे, जैसे पाकिस्तान जब बैटिंग करने आई थी तो वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी, इन दोनों ने 12 ओवर्स में 73 रन जोड़े और फिर 27 रन के स्कोर पे जैक क्रॉली कॉट बिहाइंड हो गए नोमान अली की बॉल पे। हालांकि उसके 2 ओवर पहले वो बड़े आराम से रन आउट हो जाते, जब साजिद अली ने, मतलब जैक क्रॉली दूसरे एंड पे थे लिटरली, और उन्होंने बॉल लेकर बॉल आने से पहले ही अपने हाथ से स्टंप्स ब्रेक कर दिया, और जब बॉल आई तो वो इतना कॉमन सेंस नहीं यूज कर सके कि स्टंप्स निकाल के बॉल लगा दे। आपको बता दूं, अगर बेल्स डिसलॉज हो जाते हैं बिफोर द बैट्समैन हैज रीच्ड, तो रनआउट करने के लिए आपको स्टंप्स निकालकर बॉल उससे लगानी होती है। लेकिन
साजिद अली ये सब सोच नहीं पाए और वो सेलिब्रेट करने लग गए। जब थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया तो थर्ड अंपायर ने से नॉट आउट कहा, साजिद खान, और वो बच गए। हालांकि 2 ओवर बाद ही वो आउट हो गए नोमान अली की बॉल पे, तो बड़ा लॉस नहीं हुआ। ऑली पोप जो काफी टाइम से फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन इन श्रीलंका सीरीज, यहां पर वो थोड़े बहुत शॉट्स लगाए, 29 रन तक गए, लेकिन फिर वो साजिद खान की बॉल पे ड्राइव करते हुए बोल्ड हो गए। तो ऑली पोप एक ऐसे बैट्समैन बन गए हैं फिलहाल इंग्लैंड में, जिनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो वंस इन अ वाइल एक ऐसी इनिंग्स तो खेल देते हैं जो अच्छी है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी इस बेसबॉल टीम में चाहिए वो मिसिंग है। आपको बता दूं कि बिल्कुल केएल राहुल वाला स्टैट है ऑली पॉप का, 50 टेस्ट मैच और एवरेज इनकी 35 तक नहीं, 2800 रन एट एन एवरेज ऑफ 34.7, 7 हंड्रेड्स हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये कितने इनकंसिस्टेंट है कि इतना लो एवरेज है। और मेरे ख्याल से इस करंट इंग्लैंड सेटअप में, और जो टीम एशेस को जीतने का सोच रही है, जिसके अगले साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ टेस्ट सीरीज है, वो इस तरीके के वीक प्लेयर को लेकर नहीं चल सकती। ऑली पोप बहुत लकी है कि उन्हें इस इंग्लैंड टीम को कैप्टन करने का मौका मिला है, लेकिन ऑली पॉप कहीं से भी इस टीम में रहना डिजर्व नहीं करते। मेरे ख्याल से एक सीरियस कॉल उनके ऊपर इस सीरीज के बाद आ सकती है, अगर इस सीरीज में वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि इस सीरीज से बेहतर पिचेस शायद ही उनको मिलेंगे, और होम में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम कि इंग्लैंड अगर किसी यंगस्टर को ग्रूम करना चाहता है बिफोर एशेस, तो खैर अभी ही टाइम है कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। एनीवेज, उनके आउट होने के बाद जो रूट आए और जैसा फिर मैंने आपको बताया आगे का सिलसिला, तो अब सब कुछ जेमी स्मिथ के ऊपर है, जो कि वैसे तो यंगस्टर हैं लेकिन काफी टैलेंटेड हैं। उन्होंने काफी आप कह सकते हो जो भी 7 टेस्ट मैच खेले हैं उनमें, उसमें दिखाया कि उनमें कैलिबर बहुत है। तो वो अगर टेल के साथ खेल के यहाँ से 100 रन और जोड़ देते हैं तो मैच कुछ बराबरी का हो सकता है। मगर पाकिस्तान ऑन टॉप, पाकिस्तान के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि काफी दिनों बाद, वैसे तो बैटिंग में एक बार 328 बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ भी 400 रन बनाए थे, लेकिन यहां पर मैं दोनों टीम्स की एक एक इनिंग्स की बात कर रहा हूं। उस हिसाब से पाकिस्तान लिटरली पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा लीड ले सकती है इस फिलहाल के होम सीरीज में, और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर वो इंग्लैंड को 300 के अंदर रैप कर देते हैं, क्योंकि अगर इस पिच पे पाकिस्तान को 60-70 रनों की लीड मिल जाती है और वो दूसरी इनिंग्स में 200 से 250 भी बनाते हैं, तो 300 तो इस पिच पे इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा चेस करना, क्योंकि आज दूसरे दिन ही हमें दिख गया कि ये पिच में अब टर्न अच्छी खासी आ गई है। तीसरे चौथे दिन तो इस पिच में काफी टर्न आ जाएगी। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच एंड साजिद खान डिजर्व्स ऑल द accolades फॉर टुडेज परफॉर्मेंस। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।